स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक हमारा चल रहा है बॉन्ड वैल्यूएशन का। चलिए टॉपिक के हवाले से ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के ऊपर है, कूपन बॉन्ड के ऊपर है, मगर इसके अंदर हम एक और रिलेशनशिप डिराइव करेंगे जिस तरह हमने कल किया था बिटवीन कूपन रेट एंड रिक्वायर्ड रेट। इसमें वो क्वेश्चन में कहता है जनाब, Because Manufacturing has just issued a 15-year 12% coupon interest rate, $1,000 पर बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, डेटा में हम रीड करके डेटा में से निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में से डेटा। ये है जी पार वैल्यू, सिंपल एज दिस, और यही हमारी होगी एमवी, मेच्योरिटी वैल्यू। क्योंकि मैंने बताया था कि पार वैल्यू ही मेच्योरिटी वैल्यू है, अनलेस एंड अनटिल के वो सवाल में स्पेसिफिकली अलहदा से मेच्योरिटी वैल्यू का जिक्र कर दे। आगे वो कहता है बॉन्ड पेज इंटरेस्ट एनुअली, द रिक्वायर्ड रिटर्न इज करंटली 14%। अब ये रिक्वायर्ड रिटर्न है, इसका मतलब है ये 14% हमारा आर है, एंड द कंपनी इज सर्टेन इट विल रिमेन एट 14% अंटिल द बॉन्ड मैच्योर्स इन 15 ईयर्स। अब ये 15 ईयर्स जो है ये हमारा एन है, ठीक है। एन में आ गया, आर आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। अब आगे क्या कहता है वो, अभी हमें कूपन रेट नहीं मिला, कूपन इंटरेस्ट रेट भी है, सॉरी मैं मिस कर गया शुरू में। ये 12% का जो कूपन इंटरेस्ट रेट था ये आई को निकालने के लिए हम यूज करेंगे। अब ए पार्ट में वो क्या रिक्वायरमेंट रख रहा है, वो कहता है अज्यूमिंग दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न डज रिमेन एट 14% अंटिल मैच्योरिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विद 15 years, number 2 12 years, 9 years, 6 years, 3 years and 1 year to maturity। अब यहाँ पर बेसिकली वो क्या कर रहा है इस ए पार्ट में, वो इस ए पार्ट में जो एन है ना उसको वेरी कर रहा है बिटवीन 15 ईयर से लेकर 1 ईयर तक। वो रेंज दे रहा है कि मुख्तलिफ सालों पे मेच्योरिटी के अतबार से नोट करें कि उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, अब हम इसमें बेसिकली बॉन्ड की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि एन जो है वो चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल ए केस में पहला मैं करता हूँ, ए रिक्वायरमेंट है और इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में उसने एन रखा है 15 ईयर्स, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर डी आर रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर प्लस एम वी मेच्योरिटी वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। अब आई को हम कैलकुलेट कर लेते हैं या वर्किंग कर लेते हैं आई की। आई जो है हमारे पास वो ये ऊपर दिया हुआ था कूपन रेट, मैंने बताया 12% का, तो $1,000 की पार वैल्यू इंटू 12%, तो ये आई हमारे पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका, $120। अब ये चेंज नहीं होगा, कूपन रेट चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा। आर की बात करते हैं हम, आर भी कांस्टेंट रहेगा 14%, वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, मेच्योरिटी एन चेंज होगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर है हमारे पास 14% का 0.14 रेस टू पावर, पहले केस में -15 आएगा क्योंकि 15 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस मेच्योरिटी वैल्यू $1,000 की पार वैल्यू इंटू 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर -15। जी प्लीज़ काइंडली इसको सॉल्व करके बताएं कितनी वैल्यू आती है। डॉलर, शाबाश आयशा बेटा, 877। अब ये सेम प्रोसेस अप्लाई होगा पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूंगा। 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.14, अब रेस टू पावर -15 के बजाय रेस टू पावर -12 अप्लाई होगा, ऑल डिवाइडेड बाय 0.14 प्लस $1,000 का मेच्योरिटी वैल्यू 1 प्लस 0.14 रेस टू पावर -12। जी इसको सॉल्व करें, ये $887 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। जी शाबाश,
अगले पार्ट्स करते जाएं इसी तरह, -9 के साथ, -6 के साथ, -3 और -1 के साथ। सदफ बेटा आप बताओ। सर 902 है। 902, शाबाश। 902 फोर्थ पार्ट में इसी तरह -9 की जगह पे -6 आ जाएगा। वन माइनस वन प्लस 0.14 raised to power -6 all divided by 0.14 plus 1000 into 1 plus 0.14 raised to power -6। जी ये आ जाएगा। रिजवान बेटा आप ही बता दो, आपने उम्मीद है मुझे कर लिया होगा। सर 922। शाबाश 922, वेरी गुड। फिफ्थ पार्ट करते हैं जनाब। बी नॉट इज इक्वल टू 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेस्ट टू पावर -6 की जगह -3 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.14 के साथ डिवाइड करने के बाद $1000 इंटू 1 प्लस आर है 0.14 रेस्ट टू पावर -6। जी बाबर 954। शाबाश बिलाल छा गया। इसका आंसर आ जाएगा $954। सिक्स पार्ट में बी नॉट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर -1, क्योंकि आखिरी पार्ट में 1 साल उसने कहा था, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू $1000 की इंटू 1 प्लस आर है 0.14 रेज टू पावर -1 का $982। अपना इकरा -3 लिखा है मैंने, -6 वाले में कह रहे हो, दूसरे पार्ट में जो गलती की है मैंने। जी सर। ये जनाब -3 है, ठीक है। और कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में वो कहता है प्लॉट योर फंडिंग्स ऑन सेट ऑफ टाइम to maturity x-axis and market value of bonds on y-axis constructed similarly to figure 6.5 page 246। सगा जी ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो रिलेशनशिप मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है वो समझ आ सके। अदरवाइज आज तक कभी पेपर में ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं आई है, बट आपको एटलीस्ट तरीकाकार पता होना चाहिए कि आप ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरह कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ब्लैक स्केल बनाते हैं। ये आ गया जनाब हमारे पास बी पार्ट, एक तरफ आ गया वाई एक्सिस और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आ रही है, कुछ बेटर। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे उसने कहा है कि आपने मेच्योरिटी के जो ईयर्स हैं वो प्लॉट करने हैं, और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू या आप कह लें बॉन्ड प्राइस प्लॉट करनी है, ठीक है। अब ईयर्स टू मैच्योरिटी में हमारे पास जो डाटा है वो इस तरह है कि उसने स्टार्ट किया था विद 15 ईयर्स टू अप टिल टू वो क्या नाम है 1 ईयर तक का। ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाएगी जो पार वैल्यू को एक्सप्लेन करेगी, विच इज $1000 इस केस में, ठीक हो गया। और यहाँ तक आपके 15 इयर्स ऑफ मेच्योरिटी है, ठीक है। अब वो कहता है कि मेच्योरिटी से कितनी दूर पे क्या वैल्यू है उसका, पॉइंट्स प्लॉट करें ग्राफिकली आप यहाँ पर। अब इसके हवाले से जो लॉजिक है वो थोड़ी सी अपसाइड डाउन है, यानी थोड़ी सी रिवर्स किस्म की है, जिसकी वजह से ग्राफ में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसको तवज्जो से देखेंगे तो समझ आएगी। अब उसमें पॉइंट ये है
कि ये जो मैं मेच्योरिटी कह रहा हूँ यहाँ पर 15 इयर्स की, या ये मेच्योरिटी डेट है, तो ये वो दिन है जिस दिन बॉन्ड रिडीम होने के लिए, वापस होने के लिए कंपनी ने कहा ठीक है। पर आज ये टाइम जीरो पे जब ये बॉन्ड इशू हो रहा है, तो इसका मतलब है टेक्निकली मेच्योरिटी से जो साल दूर है, वो 15 साल जो दूर है, वो ये 15 साल है। इसके बाद फिर 12 साल है, फिर 9 साल है, फिर 6 साल है, फिर 3 साल है, और ये मेच्योरिटी से थोड़ा सा पीछे 1 साल रह गया है हमारे पास। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने गिनती उल्टी क्यों ली है। उल्टी नहीं ली है, यहाँ पर लॉजिक ये है कि ये फाइनल ईयर है जिसमें मेच्योर होना है, जहां पर मैंने ये पार वैल्यू लिखा और ये ड्रॉ किया है लाइन। बट उस डेट से जितने साल पहले आप बात करेंगे तो मेच्योरिटी से वो उतना दूर है। इसका मतलब है जब हम इसको प्लॉट करेंगे वैल्यूज के हवाले से, जो पहली वैल्यू है हमारे पास 877, इसका मतलब है यहाँ पर 15 इयर्स के अंदर अगर मैं ये स्केल ले लूँ कि जनाब ये मेरी डबल लाइन है और ये 800 है। डबल लाइन ग्राफ में यूज होती है जब आपने ये अज्यूम करना हो कि जीरो के बाद डायरेक्ट मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये है। मैं कोई तरतीब से इसको ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रहा। उसकी वजह है कि इसको प्लॉट करने के लिए इस तरह की जम्पशन इसलिए जरूरी लेना है। अगर आप वैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स लेंगे 100-200 के डिफरेंस के साथ, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स का डिफरेंस आपस में बड़ा थोड़ा है, 15-16 पॉइंट्स का है। बहरहाल तो यहाँ पर 1000 से कम और 800 से ज्यादा हमारे पास, लेट्स मेक दिस मिड पॉइंट $900 पॉइंट, ठीक है। तो 900 के नीचे यहाँ पर हमारे पास 877 का पॉइंट पहला प्लॉट हो जाएगा, 877। उसके बाद 12 साल के ऊपर जो दूसरी वैल्यू है दैट इज 887। तो 887 877 से थोड़ा सा ऊपर होगा और 900 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये प्लॉट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ अभी दूसरे पेन से, 2 मिनट रुक जाए, क्योंकि लिख दूँ साथ साथ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ग्रीन से लिख देते हैं कि ये पॉइंट जो है ये 887 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद 9 इयर्स के ऊपर हमारी जो वैल्यू है दैट इज 902। तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 900 वाली रो में 900 से थोड़ी सी ऊपर होगी, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 6 इयर्स में जब जाएंगे 922 है, वो 900 से मजीद थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो वो पॉइंट यहाँ करके आ। उसके बाद 3 इयर्स के ऊपर है 954, वो 1000 और 9 उसके दरमियान कहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। और नंबर 1 पे आ जाएगा आपके पास जो वैल्यू है वो दैट इज 982, जो कि 1000 के काफी करीब आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं 887 877, इसको ग्रीन से ही कर दो, 887, उसके बाद हमारे पास है 902, उसके बाद है 922, 954 और 982। अगर हम इस लाइंस को कनेक्ट करें ग्राफिकली, तो ये हमारे पास एक ऐसी ट्रिजेक्टरी बन रही है जो डायरेक्टेड है, डिस्काउंट से शुरू हुई है, पर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो वैल्यू है उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा है और वो मूव कर रही है टुवर्ड्स पार वैल्यू। ये मैंने एरो ड्रॉ करके उसको स्पेसिफाई क्लियर किया है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, उन्होंने आखिरी साल की वैल्यू दी नहीं है। बहरहाल आप अगर आखिरी साल की वैल्यू निकालेंगे भी ना, तो वो यकीनन पार वैल्यू ही आएगी, क्योंकि जब आपका वो n 0 हो जाएगा तो वो ये जो सारा फैक्टर है, एनुटी फैक्टर है, ये 1 हो जाएगा। तो 1 को जब आप उससे मल्टीप्लाई करके वो सारी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो इवेंचुअली जो है $1000 ही आएगी। अच्छा खैर, तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या रिलेशन डेवलप किया है, ये क्या रिलेशन हमें समझ आया है यहाँ पर। तो हमें रिलेशन ये समझ आया है कि जैसे जैसे एज
we reach maturity इसके ऊपर कमेंट, एक सेकंड सॉरी, जो क्वेश्चन पे दोबारा देख लूं, उसने प्लॉट की और फाइंडिंग्स का उसने कमेंट करने को नहीं कहा, पर मेरा ख्याल है सी पार्ट में कमेंट्री है, चलो ये सी पार्ट के काम आ जाएगी, पर मैं समझाने के लिए भी बता दूं। एज वी रीच मेच्योरिटी या नियर मेच्योरिटी, ये नियर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एज वी नियर मेच्योरिटी और रीच मेच्योरिटी वी कैन ऑब्जर्व from the graph that the bond value या bond price moves towards its par value। ठीक है जनाब, तो हमें ये रिलेशन समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ईयर्स टू मैच्योरिटी हमारा चेंज हो रहा है या हम मैच्योरिटी के करीब जा रहे हैं, तो हमारी जो बॉन्ड की वैल्यू है या प्राइस है वो पार वैल्यू के करीब जा रही है। इसी तरह जो पेज का जिक्र है वहां पर 245 या जो भी है, उस पर अगर आप जाके देखेंगे जो ग्राफ बना हुआ है ना, उसमें प्रीमियम के साथ भी ऐसे ही है कि अगर फॉर एग्जांपल, ये सवाल का हिस्सा तो नहीं पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर लेट सपोज ये प्रीमियम पे बिक रहा था 15 साल की मेच्योरिटी के ऊपर $1225 का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता जाएगा और तब भी वो पार वैल्यू की तरफ मूव करेगा, यानी वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री एक शो करेगा आप, क्योंकि वो प्रीमियम में था इसलिए वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री होगी। यहाँ पर हमारा बॉन्ड की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो डिस्काउंट पे थी, तो इसलिए एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमने देखी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइन ऊपर जा रही है। मगर ये ग्राफ इस शक्ल में इसलिए और ऐसे तभी बनेगा जब आर कांस्टेंट होगा। अगर आर भी इसके दरमियान वेरी करेगा तो ये ग्राफ इस तरह लाइन ऊपर की तरफ सीधी जाती भी नहीं होगी, वो ग्राफ ऊपर नीचे होगा, यानी वो जिस तरह वेव की फॉर्म में होगा। पर इवेंचुअली जो उसका ट्रेंड होगा वो ऊपर नीचे होने के, अप डाउन होने के बावजूद, एज वो जैसे जैसे मेच्योरिटी के करीब जाएगा इवेंचुअली वो प्राइस मेच्योरिटी के तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जी कोई क्वेश्चन है, कोई नोट कर रहा है तो बता दे, मैं वेट करता हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे टॉपिक जो अगला कराना है वो डिस्कस करूँ। क्वेश्चन नंबर 19 6-19 आपका होमवर्क है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ YTM का, और YTM क्या है, और उसके बाद फिर हम YTM की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। मैं बात कर रहा था YTM की, पहला कॉन्सेप्ट था, पहले हमें समझना है कि व्हाट इज मेंट बाय YTM। YTM क्या है? YTM को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज टर्म्ड एज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड का मतलब है जनाब रिटर्न, ठीक है, और यील्ड टू मैच्योरिटी को हम जब कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एवरेज रिटर्न है एन इन्वेस्टर कैन अर्न ऑन अ बॉन्ड इफ हेल्ड टिल यील्ड टू मैच्योरिटी। टेक्निकली या सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ये आपका आर है, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि खाली आर जो होता है वो सवालों में वो एक सिचुएशन के एतबार से एक सवाल में एक पीरियड के लिए अज्यूम करके चलते हैं, पर प्रैक्टिकली एक्चुअली में बॉन्ड की हमेशा क्या होती है? यील्ड टू मैच्योरिटी होती है, YTM होती है। और यील्ड टू मैच्योरिटी हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट में एक इन्वेस्टर जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बॉन्ड के बारे में, वो कितना रिटर्न चाहता है। ठीक हो गया। अब यील्ड टू मैच्योरिटी को निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, वो फार्मूला है YTM इज इक्वल्स टू I माइनस P0 माइनस पार वैल्यू यानी PV डिवाइडेड बाय N माइनस PV होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू
बी नॉट प्लस पी वी डिवाइडेड बाय 3, जहाँ पर वेयर आई हमारे पास वही है एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और बी नॉट हमारी है करंट प्राइस या वैल्यू ऑफ बॉन्ड, और पीवी हमारी है पार वैल्यू, इस केस में प्रेजेंट वैल्यू नहीं है ये उसकी, पार वैल्यू, और एन जो है हमारे पास वो ईयर्स टू मेच्योरिटी है, कितने साल की मेच्योरिटी बाकी है, और वाईटीएम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो यील्ड टू मेच्योरिटी का सिंबल है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सवाल है, सवाल नंबर 21 वो मैं कराऊंगा और 20 आपका होमवर्क है। तो इसका मतलब है मैंने आज 2 सवाल होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन में वो कहता है कि जनाब द सलीम कंपनी बॉन्ड करंटली सेल्स फॉर $955। इसका मतलब क्या है? करंटली सेल्स फॉर का मतलब है कि ये हमारा बी नॉट है, ठीक है, यानी करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड हैज़ अ 12% कूपन इंटरेस्ट रेट। ये कूपन इंटरेस्ट रेट है जो हम आई को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड $1000 पार वैल्यू, ये हमारी पार वैल्यू है, पेज इंटरेस्ट एनुअली एंड हैज़ 15 ईयर्स टू मेच्योरिटी, ये 15 ईयर्स हमारा एन आ गया। तो इस हवाले से हमारे पास जो डेटा है वो हम इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। वाईटीएम का जो मैंने आपको सिखाया था, आई माइनस बी नॉट माइनस पी वी ओवर एन होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी नॉट प्लस पी वी डिवाइडेड बाई 3। तो अब इस केस में वो ए पार्ट में डिमांड भी यही कर रहा है, कैलकुलेट दी यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दिस बॉन्ड, वाईटीएम का निकालें, और क्या आपने इसमें वाईटीएम है इसकी, तो वाईटीएम में पुट कर लेते हैं फार्मूले में डाटा। सबसे पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं 12%, तो आई हमारे पास आ जाएगा जनाब $1000 मल्टीप्लाई बाय 12%, आई हमारे पास आ जाएगा $120, ठीक हो गया। तो इधर आई में पुट कर लेंगे हम $120 माइनस इंटू बी नॉट ये 955 है, हमने कैलकुलेट नहीं करनी, दी हुई है, माइनस पार वैल्यू ऑफ $1000 होल डिवाइडेड बाय एन है 15 ईयर्स, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 955 जो बी नॉट है हमारे पास, उसमें से प्लस करेंगे पार वैल्यू ऑफ $1000 होल डिवाइडेड बाय 3। एक सेकेंड, हाँ जी शाबाश, कोई कैलकुलेटर पे अगर चौकस है तो वो बताए कि क्या आंसर बनता है इसका। कोई मैं चलो स्टेप्स कर देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। ये देखो, ये हो जाएगा $120, ये ब्रैकेट के अंदर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये होगा माइनस इंटू -45 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, होल डिवाइडेड में नीचे 2 इंटू 955 में जब करूँगा तो ये बन जाएगा 1910 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 3। अब ये -45 ओवर 15 जो है ना, ये -3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा $120 माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस ब्रैकेट के अंदर +3 हाँ ठीक है डिवाइडेड बाय 120 2910 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन जाएगा 123 डिवाइडेड बाय 2910 डिवाइडेड बाय 3, आपके पास आना चाहिए 970 एग्जैक्ट, जी बिल्कुल। तो ये 123 डिवाइडेड बाय 970 होना चाहिए जी बाबर। 0.126 सॉरी वही है, लेकिन मेरे पास माइनस में आ रहा था। वो आपने बेटा कैलकुलेशन में गलती की है ना, वो माइनस में ठीक नहीं है। तो सर हाँ, इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 12.68 कितना 12.68, शाबाश, एग्जैक्ट आंसर है 12.68%। एंड में आंसर को हमने 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.1268, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जी तो फिर ये हमारे पास आंसर आएगा 12.68%, ठीक हो गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स आज इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो 15 साल तक अगर वो इसको नहीं बेचता, मैच्योरिटी तक इसको वो होल्ड करता है, अपने पास रखता है,
तो ऑन एवरेज जो वो रेट ऑफ रिटर्न कमाएगा इस बॉन्ड के ऊपर दैट वुड बी 12.68%, 12.7 कर लें अप्रोक्सीमेटली आप।